महान पराक्रमी, अतुलित बलशाली, पवन पुत्र हनुमान के नाम से वंदनीय भगवान राम के सेवक बजरंगबली हनुमान के उस पराक्रम के पीछे जिस तप की शक्ति थी वह है ब्रह्मचर्य। महर्षि पतंजलि ने आसन प्राणायाम से पूर्व यम नियम की चर्चा की है और यम के अभ्यास में चौथे क्रम पर ब्रह्मचर्य को स्थान दिया है। यह ब्रह्मचर्य का व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि इसके सेवन से रामायण काल में पवन पुत्र हनुमान ने सागर लांघ कर लंका दहन कर लौटाए और न जाने कितने विलक्षण कार्य कर दिखलाए। महाभारत काल में गंगापुत्र भीष्म ने मृत्यु को वश में कर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस युग में भी महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे कुछ महान योगी हुए जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को आंदोलित किया। आज के योगाभ्यास के पूर्व में ब्रह्मचर्य की विशेषता पर इसलिए बल दिया गया क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल एड्स या यौन रोगों से मुक्त रहता है बल्कि जीवनी शक्ति भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा तमाम बीमारियों से व्यक्ति स्वयं ही बचा रह सकता है। इस महान व्रत को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। तो आइए आज के योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं प्रारंभिक योगाभ्यास से। आइए प्रारंभ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। सबसे पहले लेंगे शारीरिक स्थिति। इस क्रिया के लिए दोनों पैरों को धीरे से फैलाएं। कंधों के बराबर दोनों पैरों के बीच का गैप रहेगा। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को कमर से लगाएं। प्रारंभ करेंगे नेक मूवमेंट से। अपनी गर्दन को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं गति देंगे। अब देखिए, लगातार इस प्रक्रिया को 5 बार करें। यह क्रिया आपकी गले की मांसपेशियों को प्रभावित करती है, रक्त के संचार को बढ़ाती है। 5 बार करने के पश्चात क्रिया को परिवर्तित करेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। गर्दन को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। प्रारंभ करें। लगातार इस प्रक्रिया को 5 बार करते रहें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गर्दन आगे पीछे गति देंगे। इसके पश्चात चेंज करेंगे मूवमेंट। दाहिनी साइड गर्दन को मोड़ें। श्वास लेते हुए बाईं साइड गर्दन को मोड़ें। प्रयास करें आपकी आंखें बंद रहें। श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को मेंटेन रखें। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। आप ध्यान देंगे आपके गले की मांसपेशियां इससे प्रभावित हो रही हैं। आपके कंधे से लेके गर्दन तक पूरे में इसका इफेक्ट आपको महसूस होगा। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। मूवमेंट चेंज। शोल्डर मूवमेंट, कंधों का व्यायाम। दोनों हाथों को धीरे से कंधों पर रखेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों को आगे से मिलाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीछे से दोनों हाथ की हथेलियां मिलेंगी। ध्यान रहे, हाथ ऊपर ले जाते हुए श्वास भीतर, हाथ नीचे लाते हुए श्वास बाहर। लगातार इस प्रक्रिया को करें।
आगे से कोहनियाँ मिलेंगी, हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीछे से दोनों हाथ। लगातार 5 बार इस प्रक्रिया को करें। कंधों को पूरा प्रसार दें, लंग्स को पूरा फैलाव दें। 5 बार करने के पश्चात इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, पीछे से आगे की ओर। पहले दोनों हाथों को मिलाएं, फिर आगे से दोनों कोहनियों को। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। ध्यान रहे आपके कंधे पूरी तरह से गति करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टमक मूवमेंट। अपने कमर वाले भाग को गति देंगे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। आइए पहले प्रारंभ करें राइट टू लेफ्ट। स्टार्ट करें। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर में रख के कमर वाले भाग को गति दें। ध्यान रहे आपका सिर और दोनों पैर अपनी जगह पर रहेंगे, केवल आपके शरीर का बीच वाला भाग गतिशील होगा। चेंज लेफ्ट टू राइट। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। स्टॉप। ढीला छोड़ें पूरा शरीर, हाथ ढीले, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास सामान्य। महसूस करें जो गर्मी, जो झंझनाहट, जो कंपन उत्पन्न हुई है, उसके प्रति अपनी सजगता को बनाएं। आपके जोड़ों में जो टॉक्सिक मैटर स्टोर था वो अब रिड्यूस हो चुका है। उसी की गर्मी आप महसूस करें। बॉडी लूज, रिलैक्स। माइंड लूज, रिलैक्स। ब्रीथ नॉर्मल। रिलीज रिलैक्सेशन। हठ योग में वर्णित आसनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक ध्यानात्मक आसन, जिन आसनों में बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। दूसरा शरीर संवर्धनात्मक आसन, ऐसे आसन जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तीसरा आसन विश्रांति कारक आसन, जिन आसनों में हम अपने पूरे शरीर को आराम देते हैं। आज हम आपको जिस आसन के बारे में बताएंगे उसका नाम है वक्रासन, जो शरीर संवर्धनात्मक आसनों में से एक है। वक्र का अर्थ होता है घुमाना। इस आसन में हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को, अपने धड़ को घुमाते हैं, इसीलिए इस आसन का नाम है वक्रासन। इस आसन से मधुमेह, कॉन्स्टिपेशन, अफारा, यकृत की दुर्बलता दूर होती है। साथ ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड की कठोरता कम होती है। गुर्दे व पेट के अन्य रोग भी इससे समाप्त किए जा सकते हैं। ये आसन किडनी व पेट के अन्य रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस आसन को सभी व्यक्ति कर सकते हैं। इसी के साथ हमें कुछ सावधानी इसमें बरतनी पड़ती है कि खाना खाने के 3 घंटे बाद ही हम इसका अभ्यास करें, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट हमारे एब्डोमिनल रीजन और लोअर एब्डोमिनल रीजन पे पड़ता है। इसकी वजह से खाना खाने के 3 घंटे बाद ही हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास सभी व्यक्ति कर सकते हैं। आइए अब इस आसन की विधि के बारे में हम आपको बताएं। सर्वप्रथम दोनों पैर सीधे सामने की ओर रखें, दंडासन की स्थिति। दोनों हाथों को बटक्स के अगल बगल रखें। आपकी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी।
दृष्टि सामने एक बिंदु पर एकाग्र। धीरे से दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए पंजे को बाएं पैर के घुटने पर लाएं। धीरे से बाएं हाथ की हथेली को उठाकर दाहिने पैर के पंजे के पास रखें। उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी। दाहिने हाथ को उठाकर पीठ के पीछे की तरफ लें। उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी। धीरे से गर्दन को मोड़ते हुए, कमर को मोड़ते हुए पीछे की ओर गति दें। पूर्ण स्थिति में आंखें बंद रहेंगी। श्वास प्रश्वास पूर्ण स्थिति में सामान्य रखें। मुड़ते हुए श्वास को छोड़ेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड रहें। रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे किसी भी तरह का अतिरिक्त तनाव आप नहीं बनाएंगे। थोड़ी देर रुकने के पश्चात पुनः पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। धीरे से गर्दन को सीधे करें। दाहिने हाथ को बटक्स के पास रखें। बाएं हाथ को उठाकर बाईं ओर लाएं। धीरे से पैर को सीधा करें। आराम की स्थिति। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप लें। दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे की ओर रखें। शरीर को ढीला छोड़ें। गर्दन को एक साइड झुकाकर कंधे का सपोर्ट दें। आंखें बंद। सामान्य करें श्वास प्रश्वास। अभी हमने दाहिने पैर से इस आसन को किया, बाएं पैर से भी इसी प्रकार इस आसन को करना चाहिए, तभी हमें इस आसन का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यदि आपकी सर्दी की समस्या लगातार बनी रहती है, बार बार हो आती है और जाने का नाम ही नहीं लेती, इसकी वजह से नाक के आसपास सूजन जैसी स्थिति बन गई है, सर में दर्द रहता है, तो यह साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है। साइनोसाइटिस दिखने में तो सामान्य सी समस्या लगती है, पर समुचित इलाज की कमी की वजह से यह इन्फेक्शन न केवल नाक के पास की हड्डी को बढ़ाकर ऑपरेशन जैसी स्थिति ला देता है, बल्कि यह आपके दांतों आदि को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। यह समस्या मूलतः इन्फेक्शन है और इसकी वजह से कभी कभी नासिका रंध्रों के बंद हो जाने का खतरा बन जाता है। इस तरह नासिका रंध्र कभी एक तो कभी दोनों ही बंद हो सकते हैं। दोनों नासिका रंध्रों का बंद हो जाना बाइलेटरल साइनोसाइटिस कहलाता है, और यदि लगभग सभी साइनस पॉकेट्स इन्फेक्टेड हो जाएं तो इसे पेन साइनोसाइटिस कहते हैं। आइए अब हम आपको इस समस्या के कारण, लक्षण एवं यौगिक उपचार के विषय में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानें कि यह साइनस है क्या। हमारे नासिका रंध्रों के बगल में, ऊपर में, पीछे तथा बाहों के पास इस तरह कुल 4 जोड़ी कैविटीज यानी गड्ढेनुमा संरचना हमारे अंदर होती है। यह गड्ढेनुमा खाली जगह जो कि कार्टिलेज की बनी होती है, साइनस कहलाती है। इसका कार्य नासिका के भीतर आने वाली हवा को सीधे फेफड़े में न जाने देकर अपने भीतर की नमी एवं गर्मी के साथ शरीर के मांग के अनुकूल बनाकर अंदर भेजना है। यह साइनस पॉकेट्स ठंडी हवा को गर्म करके तथा गर्म हवा को ठंडी करके हमारे भीतर में भेजते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हमारी खोपड़ी के भार को कम करना तथा हमारे क्रेनियम को गर्मी एवं ठंडी आदि से बचाए रखना। साइनस का संक्रमण हमारे लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है। इस दौरान व्यक्ति जुकाम जैसी स्थिति से परेशान रहता है, लगातार छींकें आती हैं, नाक से श्लेष्मा का स्राव बना रहता है, सरदर्द तथा स्नायुविक तनाव जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा करती है।
आखिर ऐसा सब होता क्यों है? यह समस्या ज़्यादातर संवेदनशील व्यक्तियों को होती है या जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको होती है। मौसम परिवर्तन जैसे वसंत या बारिश के दिनों में सर्दी जैसे सामान्य इन्फेक्शन से इसकी शुरुआत होती है। यह सर्दी धूल, पराग या अन्य एलर्जेंट की वजह से भी हो सकती है और समुचित इलाज न होने की वजह से लंबे समय तक बनी रहती है। यह लंबे समय की सर्दी अंदर से आने वाली श्लेष्मा के स्राव को हमारे साइनस पॉकेट्स में लंबे समय तक बनाए रखती है। यही श्लेष्मा हमारे साइनस पॉकेट्स में सूजन की शुरुआत करता है। सूजन यदि लंबे समय तक बना रहे तो वहाँ के कार्टिलेज को बोन के रूप में डेवलप होने में मदद मिल जाती है, जो कार्टिलेज नासिका रंध्रों को अवरुद्ध करने में मदद करता है। इसकी वजह से सरदर्द तथा चेहरे, ललाट आदि में सूजन एवं निरंतर श्लेष्मा के स्राव के लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं। यदि साइनस पॉकेट्स में हड्डियों की वृद्धि हो गई है तो यह ऑपरेशन के लिए बाध्य करता है, जबकि यह ऑपरेशन सामान्य नहीं होता। साथ ही यह ऑपरेशन यदि हो भी जाए तो यह उसका पूर्ण इलाज नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी यह पुनः से हो सकता है। योग का अभ्यास न केवल श्लेष्मा आदि को हटाकर सूजन को कम करता है, बल्कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पुनः से इससे संक्रमित होने से बचाता है। योगाभ्यास के क्रम में हम कुछ ऐसे अभ्यासों का चयन करते हैं जिससे तत्काल लाभ के साथ पूर्णकालिक मुक्ति भी संभव है। सर्वप्रथम शोधन क्रियाएं की जानी चाहिए। इस क्रम में जलनेति, रबड़नेति, वमन, कपालभाति तथा लघुशंख प्रक्षालन आदि अति उपयोगी अभ्यास हैं। मुख्य रूप से जलनेति, रबड़नेति तथा कपालभाति जहां साइनस पॉकेट्स एवं नासिका रंध्रों से श्लेष्मा को हटाने का कार्य करते हैं, वहीं वमन एवं लघुशंख प्रक्षालन शरीर में से मल को निष्कासित कर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। आसनों के क्रम में शरीर को ऊर्जान्वित करने वाले अभ्यास तथा पाचन एवं उत्सर्जन को सुव्यवस्थित करने वाले अभ्यासों का चयन करना चाहिए। इस क्रम में सूर्य नमस्कार या प्रज्ञा योग व्यायाम, शशांक आसन, शशांक भुजंगासन, गोमुखासन, धनुरासन, सिंह गर्जना आदि अभ्यास उपयोगी हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए तथा शरीर को प्राण ऊर्जा से ऊर्जान्वित करने हेतु प्राणायाम का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से भस्त्रिका एवं सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास सुबह एवं शाम दोनों टाइम समय से 10 मिनट या 15 मिनट का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आहार विहार एवं दिनचर्या में भी गुणात्मक सुधार जरूरी है, जैसे ठंड एवं बारिश से परहेज, रेशेदार सब्जियों का प्रयोग, नियमित दिनचर्या में योगाभ्यास का समावेश तथा भावनात्मक संतुलन का जीवन में बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे अपेक्षित लाभ अवश्य मिलता है। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में कहा है, तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात अपनी इच्छानुसार योग्य रीति से श्वास प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है। स्वात्माराम जी ने प्राणायाम को योग का एक महत्वपूर्ण अंग माना है, क्योंकि इसके द्वारा साधक अपने चित्त पर नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंत्रित और शांत चित्त व्यक्ति की शक्तियों को बढ़ाता है। इसके लिए आज हम आपको बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्रोध, चिंता, तनाव, अनिद्रा, रक्तचाप तथा गले के रोग ठीक करता है, साथ ही आवाज़ में मधुरता लाता है। इसको करने का समय प्रातःकाल बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि प्रातःकाल बाहर से आने वाली अतिरिक्त ध्वनि बहुत ही कम होती है। भ्रामरी प्राणायाम द्वारा ध्वनि तरंगों से व्यक्ति दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत हो जाता है। इसी के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी इस प्राणायाम में रखनी चाहिए, जैसे हृदय रोगी इस अभ्यास को कुंभक के बगैर करें। आइए अब हम आपको बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम को कैसे किया जाता है। इस अभ्यास को 2 तरह से किया जाता है।
कुंभक के सहित और बिना कुंभक के। पहले हम आपको बताते हैं बिना कुंभक के भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठें, पद्मासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन। यदि यह संभव न हो पाए तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथ की तर्जनी उंगली को दोनों कानों के छिद्रों में भीतर की ओर रखेंगे। गहरी श्वास भीतर की ओर लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। लगातार इस अभ्यास को करते रहें। आंखें बंद रखें और अपना पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की गति पर बनाएं। श्वास ले रहे हैं, श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान आप गुंजन कर रहे हैं। इस गुंजन पर अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी बाह्य विचार अपने मन में न लाएं। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। गहरी श्वास नाभि तक भरें। पूरी श्वास को लयबद्ध होकर गुंजन करते हुए बाहर निकालें। पूर्ण एकाग्रता गुंजन में लगातार इस अभ्यास को करते रहें। श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन। लगातार इस अभ्यास को करते रहें। आंखें बंद रखें और अपना पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की गति पर बनाएं और एकाग्रता बनाए रखें स्वयं के भीतर। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात आपको अपने मस्तिष्क वाले भाग में, अपने पूरे शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी संवेदना, कंपन, झंझनाहट, शांत, जैसा भी जो भी महसूस हो रहा है उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। परिवर्तन को देखने का प्रयास करें। आइए अब हम आपको बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम को कुंभक और जालंधर बंद के साथ कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठेंगे, पद्मासन, स्वस्तिकासन या सिद्धासन। यदि ये संभव न हो तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को दोनों कानों के छिद्रों में लगाएंगे। गहरी श्वास भीतर की ओर लेंगे। श्वास को भीतर ही रोकेंगे और उसके पश्चात अपनी चिन को कंठकूप से लगाएंगे। इसे कहते हैं जालंधर बंद। क्षमतानुसार रुकने के पश्चात गर्दन को सीधा करके भंवरे की गुंजन के साथ अब श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार पुनः देखेंगे। इसके पश्चात धीरे से दोनों हाथों को नीचे करेंगे। इस प्राणायाम में हमें ये ध्यान देना होता है कि कुंभक और जालंधर बंद केवल जब हम श्वास भीतर की ओर ले रहे हैं उसी समय लगेगा। श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन हमने करनी है। छोड़ने के पश्चात पुनः श्वास को भीतर की ओर लेंगे। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। इसके फ़ायदे सेम उसी तरह हैं जैसे
बिना कुंभक के प्राणायाम के होते हैं, लेकिन कुंभक और जालंधर बन के साथ करने पर भ्रामरी प्राणायाम का प्रभाव, लाभ और अधिक बढ़ जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट से 10 मिनट नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल किया जा सकता है। संभव हो तो शाम के समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।